Hello friends, in this session we are going to talk about every aspect of unemployment and the measures of unemployment कि unemployment basically होता क्या है और unemployment को measure करने के लिए कई सारी terminologies जो use की जाती है and कैसे business cycle के जब phases move होते हैं तो unemployment के कुछ important parameters से हमें कुछ indications मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली ये समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम हिंदी में इसे कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। हमने बहुत क्लियरली कहा those who are willing as well as able to work but still they are not getting work are said to be unemployed। तो सिंपली हमारा करिकुलम कहता है जो लोग एक्टिवली सर्च कर रहे हैं काम के लिए पर काम नहीं कर रहे। ऑब्वियसली वो काम कर सकते हैं। जब हम कहते हैं काम कर सकते हैं मतलब उन लोगों को हम नहीं लेते जो हमारे लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, रिटायर्ड पीपल, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल, ऐसे कुछ लोग हैं उन्हें हम लेबर फोर्स का पार्ट नहीं मानते। सो वी डोंट लुक एट द टोटल पॉपुलेशन, वी लुक एट द लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स में ऑल दोज हु आर विलिंग एंड ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क वेदर दे आर एम्प्लॉयड और नॉट कवर किए जाते हैं। अगर कोई पर्सन काम कर ही नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है या फिर रिटायरी है या फिर कोई करना नहीं चाहता, तो हम उन्हें कंसिडर नहीं करते हैं। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की रेट अगर आपको निकालनी है तो जितने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उसे डिवाइड करना है बाय लेबर फोर्स, जिसमें लेबर फोर्स में स्टूडेंट्स, रिटायर्ड पीपल, हैंडीकैप्ड और मेडिकली सफरिंग पीपल को हम पहले ही कवर नहीं करते, उनको तो हम हटा ही देते हैं, वो तो नॉट एबल टू वर्क है। फिर जो लोग काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, एंड जो लोग काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उन्हें इंक्लूड करते हैं। जो लोग काम करना ही नहीं चाहते, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क ओनली, उन्हें हम कहते हैं वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। दे आर नोन एज वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं कि वो काम क्यों नहीं करना चाहते। ऐसा हो सकता है कि जो वेज रेट ऑफर की जा रही है वो उस हिसाब से उसमें सही नहीं मानते, या फिर कुछ लोग होते हैं जो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं कि काम करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, बट दे हैव इनफ मनी और वेल्थ एंड दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू वर्क। सो इट इज अ लेस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन बट स्टिल इट इज नॉट कंसीडर्ड। इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब लेबर फोर्स में कौन आएंगे? जो लोग काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। अगर कोई काम कर ही नहीं सकता तो उन्हें लेबर फोर्स में नहीं लेते। कोई काम कर सकता है पर करना नहीं चाहता, उन्हें भी हम लेबर फोर्स में नहीं लेते। इस लेबर फोर्स के सामने जब अनएम्प्लॉयड पीपल रखते हैं हम, तो जो रेट निकल के आती है, जो रेशियो निकल के आता है, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड रेट। नाउ जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं मतलब वो सब जो काम नहीं कर रहे, तो हम उसे कई सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज बेसिकली क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी काम नहीं कर रहे, करना चाहते हैं पर ऐसा नहीं कि कुछ ही दिन हुए हैं। इट हैज बीन सेवरल मंथ्स, मेनी अ टाइम्स, years कि काम करना चाहते हैं और फिर भी काम नहीं है और काफी वक्त हो चुका है, तो लंबे समय से अनएम्प्लॉयड हैं। दे आर लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड क्या होते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहां पर उन्होंने अपना जॉब चेंज किया है, तो जब तक उन्हें नया जॉब नहीं मिल जाता तब तक वो अनएम्प्लॉयड है। मतलब टेम्पररी जॉब चेंज करने की वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। यानी ऐसा नहीं है कि उनके पास स्किल सेट नहीं है या उन्हें काम नहीं मिल रहा। उनके पास स्किल सेट है, उन्हें काम भी मिल जाएगा, पर अभी वो काम ढूंढ रहे हैं। पिछला काम कर रहे थे, वो छोड़ दिया है। जनरली सच पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बेटर जॉब। दे वर नॉट सैटिस्फाइड इन द प्रीवियस जॉब एंड दैट इज व्हाई दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। ऐसा जनरली तब होता है जब कोई पर्सन अंडर एम्प्लॉयड होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मैं
समझो एक क्वालिफिकेशन होल्ड करता हूं एमबीए इन फाइनेंस, लेकिन जिस लेवल का मुझे काम दिया जा रहा है वो तो कोई बीबीए इन फाइनेंस वाला भी कर लेगा, लेकिन मुझे आता है काम एमबीए इन फाइनेंस के लेवल का, तो मेरी जो क्वालिफिकेशंस है उसके कमेंसुरेट मुझे जॉब नहीं लगी है, मतलब आई एम एम्प्लॉयड, आई एम नॉट अनएम्प्लॉयड बट आई एम अंडर एम्प्लॉयड, लोअर देन माय एक्सपेक्टेशंस और माय क्वालिफिकेशंस और माय एक्सपीरियंसेस जो जस्टिफाई कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल 2007-8 का जो रिसेशन हुआ था उसके अंदर सबसे ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट भी देखने मिली थी अलॉन्ग विद अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पीपल वर डूइंग जॉब्स लेस देन व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू। तो जब ऐसा होता है तो कुछ लोग काम करते रहते हैं तो उन्हें हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयड, और कुछ छोड़ के बोलते हैं हम तो नया जॉब ढूंढेंगे जो हमारे हिसाब से सही हो। तो जब वो टेम्पररी अनएम्प्लॉयड होते हैं तो वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके का टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये फ्रिक्शनल से थोड़ा अलग है, थोड़ा ही अलग है। क्यों? स्ट्रक्चरल में क्या है, आपने अपनी इच्छा से अपना जॉब छोड़ के नया जॉब नहीं ढूंढ रहे हो। स्ट्रक्चरल में ऐसा है कि आप एक काम कर रहे थे और अचानक से इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ जिसकी वजह से आपकी जो नॉलेज है या फिर जो क्वालिफिकेशंस चाहिए नई जॉब के लिए वो नहीं है, तो आप ट्रेन करने के लिए अपने आप को स्किल सेट डेवलप करने के लिए टेम्पररी अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, और जैसे ही वो स्किल सेट डेवलप कर लोगे again you will be employed. For example, India introduced GST. So people who are working in excise department, in VAT department, suddenly all their knowledge is not that much useful. Now they will have to leave their jobs, get a training of probably a month or two, and then again get a job. So when they are getting a training, तो temporary जब वो unemployed हैं, because of a structural change in an economy, that is a structural unemployment. What is a cyclical unemployment? Cyclical employment is due to change in general level of economic activity. जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इकोनॉमी के फेजेस हैं बिजनेस साइकिल के, उनकी वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट हो। फॉर एग्जांपल जब मंदी आती है तो मंदी आ जाने की वजह से मुझे ले ऑफ किया गया है, तो आई एम साइक्लिकली अनएम्प्लॉयड। जैसे ही वापस तेजी आ जाएगी वापस मेरी नौकरी लग जाएगी, पर मंदी कितनी लंबी चलेगी वो किसे पता। तो जब मंदी आती है तो देयर इज अ पॉजिटिव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और जब तेजी आती है तो देयर इज अ नेगेटिव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, उल्टा हो जाता है जस्ट का जस्ट। तो जब हम कहते हैं बिकॉज ऑफ जनरल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी नौकरी जाती या लगती है तो उसे हम साइक्लिकल कहते हैं। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हमने 4 पार्ट्स में आइडियली तोड़ दिया। लॉन्ग टर्म बहुत लंबे से अनएम्प्लॉयड हो, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयड थे पर खुद जॉब छोड़ के स्किल सेट होने के बावजूद नया जॉब ढूंढ रहे हो तो टेम्पररी अनएम्प्लॉयड हो। स्ट्रक्चरल आप जॉब कर रहे थे पर वो चला गया क्योंकि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, पर जो नया काम करना है उसके लिए आपके पास स्किल सेट नहीं है तो पहले वो अक्वायर करो, दैट इज व्हाई आप अनएम्प्लॉयड हो। तो दैट इज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आप नौकरी कर रहे थे पर आपकी नौकरी चली गई क्योंकि मंदी का माहौल आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट आई, एंड दैट इज व्हाई यू आर साइक्लिकली अनएम्प्लॉयड। तो ये अनएम्प्लॉयड का नंबर हम ऊपर न्यूमरेटर में डालेंगे और डिनोमिनेटर में लेबर फोर्स रखेंगे, मतलब जो लोग एम्प्लॉयड हैं और जो लोग काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं पर काम नहीं है, विलिंग टू वर्क, इस पोर्शन को लेबर फोर्स बोल के तो हमें अनएम्प्लॉयड रेट मिलेगा। एंड जो लोग जिस लेवल पे काम कर सकते हैं वो उस लेवल पे काम कर नहीं पा रहे बिकॉज वैसी जॉब्स अवेलेबल नहीं है या वो वेज रेट अवेलेबल नहीं है मार्केट में किसी कारण की वजह से, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है। हम एक कैलकुलेशन और करते हैं पार्टिसिपेशन रेशियो, ताकि थोड़े और इंडिकेटर्स मिले हमें, जिसे हम एक्टिविटी रेशियो भी बुलाते हैं। ये क्या होता है, आपके न्यूमरेटर में रखा जाता है लेबर फोर्स, जो हम जानते हैं क्या होता है, इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता, बाकी लेबर फोर्स दिया जाता है, और डिनोमिनेटर में वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 16 to 64 इयर्स मानते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन, उससे डिवाइड करते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर सकते हैं और काम करने योग्य है, भले वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं। यानी आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है, LFPR, पार्टिसिपेशन रेशियो बोलो या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो फॉर एग्जांपल देयर आर 100 पीपल who belong to this working age population in which 70 are employed, 20 are unemployed. So what we get to know is our activity ratio is 90%. 70 are employed, 20 are unemployed. Those 20 are those who are willing to work but are not getting work. बाकी 10 ऐसे हैं जो willing to work ही नहीं है, शायद voluntarily unemployed है, या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि किसी illegal work में involved है। तो अगर illegal work में involved है तो वो यहाँ cover नहीं होता,
वो हम लेबर फोर्स के अंदर लेंगे नहीं, पर पॉपुलेशन में तो आएगा। तो इलीगल लेबर्स जो होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, गुंडे होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है, उन्हें हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो वो 10 बाहर निकल गए। अब ये 90 के लेबर फोर्स में से 20 अनएम्प्लॉयड है और 90 हमारा लेबर फोर्स है, तो 20/90 करके जो रेट आएगी, दैट इज अवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड connect it with the phases of business cycle using two terms, productivity and discouraged workers। कई बार unemployment की रेट या participation ratio की रेट आपको business cycle की सच्चाई नहीं बताती। उसके पीछे कारण है, जो unemployment है वो एक lagging factor है of a business cycle। lagging factor मतलब क्या हुआ कि कोई फेज निकल जाएगा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने पे आइडिया लगेगा कि अच्छा कंफर्म हो गया, देखो ऐसा हुआ। क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो कोई निकाल थोड़ी देता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी पिछले सेशंस में भी। तुरंत थोड़ी आप ले ऑफ कर दोगे, क्योंकि आप ये सोचोगे कि इसका मोरल है, इसका मोटिवेशन है, ये मेरी कंपनी में काम करता है, आज बुरे दिन आए तो सीधे हम ऐसे इसे निकाल कैसे सकते हैं। कंपनी की रेपुटेशन का भी सवाल है। पहले तो हम सिर्फ क्या करते हैं, उसे कहते हैं थोड़े कम घंटों के लिए आओ, फिर जब घोर मंदी आने लगती है तो ही निकाल देंगे। तो इसीलिए शुरुआत में जब कॉन्ट्रैक्शन हो भी जाता है तो भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखता। सेम एक्सपेंशन में भी होता है। जब एक्सपेंशन शुरू हुआ है, अर्ली एक्सपेंशन है, तो उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपको दिखाई देगा कि अनएम्प्लॉयमेंट गिर गई। धीरे से गिरेगी अनएम्प्लॉयमेंट, लेट गिरेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, उसमें एक लैग आएगा। क्यों लैग आएगा? क्योंकि जब अर्ली एक्सपेंशन होगा तो क्या सोचेगा एम्प्लॉयर कि जो लोग हैं उन्हीं में थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ना, उन्हीं से ओवरटाइम करा लेते हैं, उन्हीं से थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करा के उन्हें थोड़ा पेमेंट कर देते हैं। क्यों मैं एक्स्ट्रा लोग हायर करूं? अगर ये टेम्पररी हुआ तो फालतू में मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरती हुई थोड़ी लेट दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन होने की वजह से, क्योंकि ये लैगिंग फैक्टर है, ये दोनों थोड़े इंस्ट्रूमेंटल हो जाते हैं to understand the phases of business cycle or to predict what is the situation. For example, we talk about productivity. Productivity का क्या मतलब होता है? आउटपुट पर वर्कर। अगर आप इस नंबर को देखेंगे, आउटपुट पर वर्कर, तो जब एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ होगा ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वर्कर तो बढ़ाए नहीं होंगे डिनोमिनेटर में, लेकिन आउटपुट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया होगा ओवरटाइम करके, तो आउटपुट पर वर्कर बढ़ता हुआ दिखता है अगर, तो समझ जाओ एक्सपेंशन का फेज आ गया है। और वही अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन में आउटपुट पर वर्कर गिरता हुआ दिखता है, मतलब समझ जाओ कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो उस केस में आउटपुट गिरने लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि एक बार में हम लोगों को निकालेंगे नहीं। यानी कि जब एक्सपेंशन का फेज स्टार्ट होता है तो उसे अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो प्रोडक्टिविटी देखो, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी, मतलब एक्सपेंशन का फेज शायद आ चुका है। शायद ही कह सकते हैं, ये सब इंडिकेटर्स है, 100% गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन एक आइडिया जरूर लगता है। और वही अगर आपको दिख रहा है कि आउटपुट पर वर्कर गिर रहा है, प्रोडक्टिविटी गिर रही है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, गिरावट दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि आउटपुट पर वर्कर फॉल हो रहा है, क्योंकि आउटपुट गिर रहा होगा पर वर्कर तो उतने ही होंगे, तो आउटपुट पर वर्कर गिर रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन का फेज इनिशिएट हो गया है, जो हमें प्रोडक्टिविटी से पता चलता है। या फिर डिस्करेज वर्कर्स को देखो। डिस्करेज वर्कर्स का मतलब क्या होता है? डिस्करेज वर्कर्स मतलब जो इकोनॉमी की हालात देखते हुए, कॉन्ट्रैक्शन को देखते हुए उम्मीद हार जाते हैं और कहते हैं हमें जॉब नहीं ढूंढना, कब से तो ढूंढ रहे हैं, मंदी का हालत है, कोई मतलब ही नहीं है, दे आर डिस्करेज्ड। जैसे ही एक्सपेंशन शुरू होता है, ये जो डिस्करेज वर्कर्स होते हैं, ये मोटिवेट होते हैं, ये मोटिवेट होते हैं कि हमें काम करना है। जैसे ही आपको ये दिखाई दे कि डिस्करेज वर्कर्स वांट्स टू जॉइन, दे वांट टू जॉइन, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक्सपेंशन शुरू हो रहा है। और वहीं जब ऐसा दिखाई देता है कि डिस्करेज वर्कर का नंबर बढ़ गया है, नंबर्स हैव इंक्रीज्ड ऑफ डिस्करेज वर्कर, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन का फेज शुरू हो चुका है या दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। अब ये डिस्करेज वर्कर्स जो होते हैं ना, ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट में ये रिफ्लेक्ट नहीं होते, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट होता है, और इसकी वजह से आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं कई बार। जैसे कि ये जो डिस्करेज वर्कर्स होंगे, ये तो हमने लेबर फोर्स का ही पार्ट नहीं माना होगा, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, दे आर वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। हम तो ऐसा कह देंगे बिकॉज वो लोग अब सीख ही नहीं कर रहे ना वर्क। अगर ऐसा होता कि काम ढूंढ रहे हैं और फिर नहीं मिल रहा, तो हम लेबर फोर्स में लेते, पर उन्होंने अगर डिस्करेज होकर छोड़ ही दिया तो वो लेबर फोर्स में ही नहीं है।
तो अगर वो लेबर फोर्स में ही नहीं होते तो जो डिस्करेज वर्कर्स काम ढूंढने लगते हैं अचानक से और उन्हें काम मिल जाता है, वो तो तुरंत लेबर फोर्स में बढ़ के अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को गिरता हुआ दिखा देते हैं। लेकिन जो लोग काम ढूंढ रहे हैं पर अभी भी उन्हें मिला नहीं है, वो तो ना न्यूमरेटर में आते हैं ना डिनोमिनेटर में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करती। इसीलिए कई बार डिस्करेज वर्कर्स को सेपरेटली देखना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट उसे ध्यान में देना भूल जाती है, उसे कंसिडर नहीं करती है। एंड वैसे भी ये जो भी एस्टिमेट्स है अनएम्प्लॉयमेंट के, ये वेरियस एजेंसीज करती है। वेरियस एजेंसीज हर देश में अलग अलग एजेंसी करती है, जिनकी सबकी मेथोडोलॉजी और स्टाइल अलग अलग होता है। दैट इज व्हाई आप यूएस और इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कंपेयर कर रहे हो तो हो सकता है उसका बेस ही गलत है। जब यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का तरीका ही अलग होगा, इंडिया का तरीका ही अलग होगा, तो कंपेयर कैसे करोगे? इसीलिए दो कंट्रीज को कंपेयर करते वक्त हमेशा देखो कि डिफरेंट मेथोडोलॉजीज तो नहीं लगाई गई है टू कैलकुलेट। अगर सेम मेथोडोलॉजी है तो ही हमें उन्हें कंपेयर करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम बिजनेस साइकिल्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो वहां दो इंस्ट्रूमेंटल टॉपिक्स हमने कहा था पढ़ेंगे, एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक इन्फ्लेशन। तो इस सेशन में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जितने भी टर्म्स यूज किए गए हैं आपकी बुक में, जो भी आपको आइडिया होना चाहिए, जो लॉजिकल चीजें बताई गई है, वो सारी की सारी कवर कर ली है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक लैगिंग फैक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एक थोड़ा डिले से पता चलता है, इंडिकेट करता है। दैट इज व्हाई इन्हें देखना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रोडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कई सारे टर्म्स देख लिए, हर टर्म का मतलब देख लिया। ये तक कहा कहते हैं हम कि ये जो डिस्करेज वर्कर्स है और ये जो अंडर एम्प्लॉयड है, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी वो लोग जो छुपी गए हैं डेटा में, पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयड मतलब काम तो कर ही रहे हैं पर वो अपनी कैपेबिलिटी से कम कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो तो क्वालिटेटिव चीज है। डिस्करेज वर्कर्स ने तो छोड़ दिया था कि हमें काम ही नहीं करना, अब अचानक से वो वापस एक्टिवली ज्वाइन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो पता कैसे चलेगा? इसीलिए ये कहीं ना कहीं हिडन रह जाते हैं और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसे ढूंढने के लिए कई बार गवर्नमेंट को पार्ट टाइम वर्कर्स के डेटा पे ध्यान देना चाहिए। पार्ट टाइम वर्कर्स के डेटा से बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग अंडर एम्प्लॉयड है और डिस्करेज वर्कर्स हैं, क्योंकि एक बार जब वो जॉब ढूंढ रहे हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई ना कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी वो जरूर ज्वाइन करेंगे, बट इट इज अ डिफिकल्ट डेटा टू कैलकुलेट। सो दैट्स इट, everything about unemployment. In the next session we will discuss about inflation, just like we talked about unemployment. So that's it in this session. Take care, have a nice day.